Hello everyone, welcome back to our channel. This is Briefly UPSC. ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज की 8th वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला था आज का स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें ये डायरेक्शन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, with reference to the peninsular plateau, consider the following statements. First, it is composed predominantly of Precambrian crystalline rocks. Second, it has remained tectonically stable for a very long geological period. Third, the entire plateau consists of volcanic basaltic rocks. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन रॉक से मिलकर बना हुआ, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। टोनिकली एक स्टेबल प्लेट्यू है ना स्टेटमेंट कि ये वॉल्केनिक बसाल्टिक रॉक्स से बना हुआ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें प्री कैम्ब्रियन एरा के जो क्रिस्टलाइन रॉक्स थे वो तो थे उसमें, साथ ही साथ इसमें जो आर्कियन जेनाइसिस है उससे भी मिलकर ये बना हुआ है एंड प्लस सिस्ट। ठीक है, अब ये जो प्री कैम्ब्रियन लिखा जो हुआ ना, अभी प्री कैम्ब्रियन एक एरा था, ये इसका जो टाइमलाइन था वो करीब 4.5 से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो था। इस वक्त कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके बाद आता है आर्कियन एरा, है ना। इस आर्कियन एरा में पहली बार लाइफ का फॉर्म जो है बनना स्टार्ट हुआ था। इसका टाइमलाइन 3.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स था। इसके बाद आया था आर्कियन के बाद हेडियन एरा, इसमें पहली बार फिश इवॉल्व हुई थी। इसके बाद आया था पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को कार्बोनिफेरस एरा भी बोलते हैं क्योंकि कोल जो है इसी एरा में बनना शुरू हुआ था। इसके बाद आया था मीसोजोइक एरा, है ना। यहाँ पे रेप्टाइल्स, डायनासोर्स जो थे इनका बनना यहाँ पे शुरू हुआ था। Question 2. With reference to the northern plains of India, consider the following statements. First, the Bhabar belt is characterized by coarse sediments through which streams often disappear. Second, the Terai belt is marked by the re-emergence of streams and extensive marshy conditions. Third, Khadar represents older alluvial deposits that are generally found above flood level. How many statements are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब वो दो कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जो भाबर है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, अब ये रहा आपका भाबर जो हमसे पूछा। ये एक कोर्स बेल्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रीम्स बहती है ना, ये डिसअपियर हो जाती है। यहाँ वाले रीजन में एकदम नैरो बेल्ट होता है, जब पेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और स्ट्रीम्स जो है यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं। उसके साउथ में आता है तेराई। अब तेराई में जो स्ट्रीम्स भाबर में गायब हुई थी वो वही स्ट्रीम्स तेराई में वापस से यहाँ पे देखिए इमर्ज हो जाती है। इसीलिए ये वाला रीजन जो है मार्शी होता है, काफी मतलब दलदली कीचड़ वाला जोन होता है। उसके बाद आता है उससे साउथ में है फिर भांगर। अब ये भांगर जो ये है ओल्ड एलुवियम, है ना। हमसे ऑप्शन में क्या पूछा था कि खादर ओल्ड एलुवियम है, वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि जो खादर होता है वो आपका न्यू एलुवियम होता है, यानी कि न्यू एंड यंग एलुवियम होता है, जो कि नई नई जब भी जो फ्रेशली फ्लड्स आई है उसके बाद जो वहां पे नई मिट्टी जमे की, वो है आपका खादर। देखिए जैसे बाढ़ आ रही है ना, पानी यहाँ तक इस लेवल तक आ गया, यहाँ गया, यहाँ तक गया, देन बारिश जब बाढ़ चली गई वापस, तो ये जो बचा ये पुराना एलुवियल हो गया, एलुवियम हुआ। एंड रिवर की जो पास वाला बेल्ट होगा ना, ये यहाँ पे फ्रेश एलुवियम पाया जाता है, इसको आप क्या बोलते हैं? खादर। Question third. Which one of the following best explains the formation of the Shivalik Hills? A. Folding of ancient crystalline rocks. B. Coral reef deposition along the Himalayan margin. C. Volcanic eruptions during the Mesozoic era. And D. Accumulation and consolidation of sediments brought by Himalayan rivers. Correct answer है ऑप्शन नंबर डी। हिमालय से जो भी रिवर्स फ्लो करते हुए आ रही है वो अपने साथ क्या लेकर आती है? छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं एंड उसको धीरे धीरे करके टाइम से बहुत लंबे समय तक उनका डिपोजिशन होता चला आया है एंड उसी डिपोजिशन की वजह से बना है आपका शिवालिक हिल्स। ठीक है, इसलिए वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक से फॉर्मेशन से नहीं बना है, ना ही कोरल रीफ डिपोजिशन है वहां पर, और वॉल्केनिक इरप्शन से भी ये नहीं बना है। आपका ये जो
पहला वाला पार्ट है ये ग्रेटर हिमालय है, सेकेंड वाला आपका लेसर हिमालय है, एंड ये वाला जो है थर्ड, ये है हमारा शिवालिक्स। ठीक है, अभी शिवालिक्स जो है इनको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। इनका जो एवरेज एलिवेशन होता है करीब 1000 मीटर्स का होता है, एंड विड्थ जो होती है एवरेज वो करीब 10 किलोमीटर्स तक की होती है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट। First, the Luni is the largest river system of the region. Second, inland drainage is a characteristic feature of large parts of the desert. Third, most rivers of the region ultimately drain into the Bay of Bengal. Correct answer option number A. Only two statements are correct, जो कि है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड रॉन्ग है। इतनी भी रिवर्स इस इंडियन डेजर्ट वाले रीजन में जो पाई जाती हैं, मतलब समझ जाइए राजस्थान वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो वो बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, जबकि कहाँ जाती है वो अरेबियन सी में, है ना। तो वो स्टेटमेंट इसमें हमारा रॉन्ग है। रही बात लूनी की, तो लूनी यस उस रीजन में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर है, इकलौती रिवर है जिसका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। Question fifth, which one of the following best explains the comparatively greater stability of the peninsular plateau? A, because of its proximity to the Himalayan mountains. B, it forms parts of an ancient continental shield that has remained largely unaffected by recent mountain building movements. C, it receives lower annual rainfall than the Himalayas. And D, it is composed entirely of igneous rocks. सर है ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द हिमालयन माउंटेन्स। कारण ये है जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कॉन्टिनेंटल शील्ड जिसपे ये बने हुआ था ये वाला प्लेट्यू, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था, कम है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, जिसकी वजह से इस यहाँ पर ज़्यादा आपको ना तो लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे, ना ही ज़्यादा आपको अर्थक्वेक वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखिए जब इंडिया जो हमारा प्रेजेंट में इंडिया है ना जिस फॉर्म में, वो जब आकर टकराया था यूरेशियन प्लेट से, है ना, तो यहाँ पर जो है आपकी फोल्ड माउंटेन्स का जो है फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। बट यहाँ पर है आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये रही स्टेबल, यहाँ पर ज़्यादा जो है कुछ खास असर नहीं हुआ। Question 6, with reference to the Himalayan mountain system, consider the following statements. First, the Greater Himalaya forms the almost continuous and highest mountain range. Second, the Lesser Himalaya is mainly composed of unconsolidated sediments deposited by rivers. Third, the Shivalik hills are separated from the Lesser Himalaya by longitudinal valleys known as dunes. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। हमारे सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पर जितनी भी रेंजेस है वो बहुत ज्यादा हाइटेड, यानी कि हाईएस्ट रेंजेस यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है ना, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, आपको ज्यादा कहीं पे डिसकंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ही आपकी पर्टिकुलर इस रीजन में ही आप देखिएगा मैप में कितने सारे आपके माउंटेन्स है, वहां पर पीक्स है, वहाँ पे इतनी हाई पीक्स है, चाहे वो K2 हो, गशेर ब्रह्म हो, गोल्डन ट्राइंगल हो, कामेट है, नंदा देवी है। यानी जो ग्रेटर हिमालयाज होते हैं ना, ये बने होते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स से एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स से। ठीक है, इनकी जो एवरेज एलिवेशन होता है वो 6100 मीटर्स का होता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीक्स यहाँ पे ही मिलेंगे आपको, ग्रेटर हिमालय वाले रीजन में ही मिलेंगी, एंड विड्थ जो होती है इनकी एवरेज वो 25 किलोमीटर्स की होती है। लेसर हिमालय की रिगार्डिंग हमसे क्या बोला था कि हाँ ये रिवर्स की डिपोजिशन की वजह से बने हुई है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मेनली मेटामॉर्फिक रॉक से ही मिलकर बना हुआ है। बस यहाँ की जो रेंजेस है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, जो लेसर हिमालय है यहाँ की रेंजेस कंटिन्यूअस नहीं है, डाइसेक्टेड है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे प्लस सी वाला जो रीजन है लेसर हिमालय वाला, ये अपने हिल स्टेशन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ही आपको जो मिलेगा हमारा फेवरेट मसूरी उत्तराखंड में है, उसके अलावा धर्मशाला है, मनाली है, कुल्लू है, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये सभी जितने भी रीजन, अब दार्जिलिंग आपके यहाँ पर है, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तो ये जो है आपको सभी
देखने को मिल जाएंगी लेसर हिमालयाज में। एंड थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि ये हमारे यहाँ पर ऐसे समझिए, आपके माउंटेन है ऐसा समझिए, ऐसे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारा लेसर हिमालयाज, ठीक है। यहाँ पर है हमारे शिवालिक्स। अब इन दोनों के बीच में ये एक लॉन्ग डीप डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, इन्हीं को बोला जाता है दुन्स। वैली होती है ये, डीप वैली होती है ये। क्वेश्चन 7, विद रेफरेंस टू द मिडिल हिमालयाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ranges are highly dissected and uneven. Second, mainly consists of only sedimentary rocks. Third, pasture land that is grazing are found along the slopes of middle Himalayas. How many statements are not correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। अभी हमने मिडिल हिमालयाज के बारे में बात करी कि ये किस तरीके से है, हाईली डाइसेक्टेड एंड अनइवन है, यानी कि ग्रेटर हिमालयाज की तरह यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस रेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, और यही डाइसेक्शन का ही कारण है आपको बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन इस रीजन में देखने को मिलेंगे। अभी हमने बात करी कौन कौन से हिल स्टेशन है आपके, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक से नहीं मिलकर बना हुआ, ये किससे मिलकर बना हुआ, अभी हमने बात करी थी मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड चीज कि यहाँ पर आपको मिडिल हिमालयास में पेस्चर लैंड देखने को मिलेंगे, यानी कि जहाँ चराने वाले जो बहुत अच्छे अच्छे लैंड होते हैं ना, ग्रेजिंग करवाने के लिए, बहुत ग्रेजिंग कराने के लिए जो स्लोप्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, मिडिल हिमालयाज वाले रीजन में। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो आपके पेस्चर लैंड है, अगर आप कश्मीर में होंगे तो कश्मीर में इनको बोला जाता है मर्ग। अगर आप उत्तराखंड में होंगे तो उत्तराखंड में इनको बोला जाता है बुग्याल। क्वेश्चन 8, consider the following statements regarding the Western Ghats. First, they form an almost continuous mountain chain. Second, they are higher in average elevation than the Eastern Ghats. Third, all major peninsular rivers originate in the Western Ghats. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। देखिए, हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स क्या, वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस माउंटेन चेन के रूप में जानी जाती है। यहाँ देखिए, ये रहा वेस्टर्न घाट्स, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है। एंड जो ईस्टर्न घाट्स आप देखिए ये कंटिन्यूस नहीं है। कारण क्या है, मोस्टली, मैंने ऑल सभी नहीं बोली, मैंने बोला मोस्टली जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से वो फ्लो कर कर बे ऑफ बंगाल में ही जाती है, मिलती है ना, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाटर डिवाइड, बहुत ज़्यादा आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगा इन बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स, जिसकी वजह से कंटिन्यूस रेंज हम इसको नहीं कह सकते। इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वेस्टर्न घाट्स की एवरेज एलिवेशन जो है वो हायर होती है द ईस्टर्न घाट्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज एलिवेशन जो होती है वो करीब 1500 मीटर्स की होती है ना, जबकि ईस्टर्न घाट्स की मात्र 600 से 610 मीटर्स तक की होती है, बहुत डिफरेंस है। प्लस वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक्स कौन सी है, वो है अनीमुड़ी। इसकी जो हाइट है वो करीब 8842 फीट है, ठीक है। एंड जो ईस्टर्न घाट है, एंड ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागढ़ा। इसकी जो फीट है करीब 5545 फीट की हाइट। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, उसकी एलिवेशन हायर होती है द ईस्टर्न घाट्स, इतना उसका एवरेज एलिवेशन होता है, इतना ईस्टर्न घाट का होता है। इसकी हाईएस्ट पीक ये है, इसकी हाईएस्ट पीक ये है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों का मिलने वाला एक पॉइंट है, जब उस वाले हिल्स का नाम क्या है, तो वो कौन सी है, नीलगिरी हिल्स। अगर आपको शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, नीलगिरी को जो है ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर के नील कुरिंजी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं
इसीलिए। एंड तीसरा स्टेटमेंट था कि सभी मेजर पेनिनसुलर रिवर्स ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। अभी मैंने बताया एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, सभी नहीं होती। आप यहाँ देखिए नर्मदा रिवर भी मेजर पेनिनसुलर रिवर है, क्या वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है? नहीं होती, वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती भी रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चंस मैप से रिलेटेड आते हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, इसलिए संडे को 1 घंटे का टाइम निकालिए। अगर आपको डेली करना है तो डेली भी कर सकते हैं, बट आप टाइम निकालिए एंड एटलस खोलिए अपना एंड टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर देखिए, उनका लोकेशन देखिए कहाँ पर क्या है, क्योंकि जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अगर थ्योरी में समझ में नहीं आ रहे हैं, वही चीज़ अगर आपने उसको मैप में देख ली कि भाई वो कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, तो आप आसानी से जो है ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन 9, consider the following statements regarding the peninsular plateau. First, it lies completely in Tropic of Capricorn. Second, it contains extensive mineral deposits because of its ancient geological history. Third, it is more prone to major earthquakes than the Himalayan region. How many statements are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। आपको जो है ना यहाँ से स्टेट से पास होती है तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे फिर देखिए आप 10 डिग्री, फिर 0 डिग्री होगा, देन उसके बाद इक्वेटर आएगा, देन उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत अच्छे मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? आयरन ओर है। अब आयरन ओर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसके अलावा आपका कोल है, कोल आपको कहाँ मिल जाएगा? मोस्टली गोंडवाना रिजर्व में, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इसके अलावा मैंगनीज है, बॉक्साइट है, प्लस कॉपर भी है, जो कि मलाजखंड रीजन, एमपी सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है उसका, है ना, मलाजखंड बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। और इस तरीके से जो है एक्सटेंसिव मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि हिमालयन रीजन जो है वो ज़्यादा प्रोन होता है टू अर्थक्वेक, ना कि आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्वेश्चन 10, with reference to the Great Himalayas, consider the following statements. First, mountains are asymmetrical with steep southern slope and gentle northern slope. Second, their average elevation is less than 6,000 meters. And third, known for their peaks like Annapurna and Namcha Barwa. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। हमारे से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी हमने ग्रेटर हिमालयस के बारे में बात करी थी कि इनका जो एवरेज एलिवेशन होता है वो 6100 मीटर्स का होता है, ना कि 6000 मीटर्स का। पहले स्टेटमेंट में चलते हैं। अभी हमने इनके बारे में एक और चीज़ पढ़ी थी कि ये कंटिन्यूस एक्सटेंसिव कंटिन्यूस रेंजेस है, जहाँ पे आपको बहुत ही हाई पीक्स देखने को मिलेंगी, है ना, जिसमें आपकी अन्नपूर्णा नमचा पर्वत देखने को मिलेगा। अन्नपूर्णा जो है ये हिल है, ये पीक है नेपाल में, एंड नमचा पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कामेट है, नंदा देवी है, एंड या धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट, उसको कैसे भूल सकते हैं हम, माउंट एवरेस्ट है, मेकालू, कंचनजंगा, नंजा पर्वत, है ना, ये सभी जितने भी हैं ये सभी ग्रेट हिमालयाज में ही आती हैं। एंड ग्रेट हिमालयाज आर नोन फॉर देयर पीक्स। ग्रेट हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, वो मैं बताना ही भूल गई, वो है हिमाद्री। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड पहला स्टेटमेंट कि माउंटेन्स यहाँ के एसिमेट्रिकल है विथ स्टीप सदर्न स्लोप एंड जेंटल नॉर्दर्न स्लोप, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नदन का वो आप देखिए ऐसे समझिए ऐसा होगा, एंड इसका जो सदर्न स्लोप होगा वो स्टीप आपको देखने को मिलेगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको चलती रहेगी, लेकिन ये एसिमेट्रिकल होते हैं। यस, कोई अगर माउंटेन का शेप ऐसा गया है तो हो सकता है वो दूसरा वाला उससे ज़्यादा हो सकता है फिर कोई से छोटा हो, फिर हो सकता है कोई से और हाइट हो, है ना। इस तरीके से रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। Question 11. With reference to the Himalayan rivers, consider the following statements. First, antecedent rivers maintained their original courses despite the upliftment of the Himalayas. Second, antecedent drainage is one of the reasons for the formation of deep gorges in the Himalayas. And third, all Himalayan rivers exhibit antecedent drainage.
हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो दोनों कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड है, आपका थर्ड रॉन्ग है। ये जो एंटीसीडेंट है, ये एक जो इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका एक टाइप है। इसके बारे में नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं उस बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगी। ऐसी नहीं है रिवर्स की, जैसे माउंटेन्स है यहाँ पे तो चलो यहाँ माउंटेन है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से रास्ता बदल लेते हैं। ऐसी नहीं होती है रिवर, ये रिवर्स होती है, हमें यहाँ से दिख रहा है आते हो तो हम भैया इसे ही काटेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। ये ऐसी रिवर्स होती हैं। कोई भी लैंडफॉर्म इनके सामने आएगा ये उसको काट कर ही जाएंगी, चाहे वो रीजन अपलिफ्ट ही क्यों ना हो जाए या डाउनवर्ड हो जाए, वो अपने ही जो उनका ओरिजिनल कोर्स है उसी में ही फ्लो करती हैं ये, ठीक है। एंड इन्हीं की वजह से ही डीप जॉर्जेस है उनका फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज ब्रॉडर देन ईस्टर्न स्लोप। Second, Western Ghats has no deltas and only form estuaries. Whole Eastern Ghats have many deltas. Oh sorry, यहाँ पे I think while हो रहा था, टाइपिंग एरर हो गया। Third, continental shelf of Eastern Ghats extends up to 500 kilometers. How many of the above statements are not correct? हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था एंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ओनली वन। हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट है ना वही गलत है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वेस्टर्न घाट्स इज ब्रॉडर देन ईस्टर्न घाट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कारण क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, जो कि कहाँ होता है? ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिल जाएगा ना। यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है। हमने देखा है कि जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, मोस्टली जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट से, चाहे वो गोदावरी, कृष्णा हो, तुंगभद्रा हो, कावेरी हो, ये सभी रिवर्स जो है मतलब ईस्टर्न घाट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जो है वो जाती हैं। प्लस यहाँ से ऊपर से गंगा रिवर भी आती है। ये सभी रिवर्स जो है अपने साथ बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती है, जिसकी वजह से हमें पता है हमें बहुत सारे हमको डेल्टा देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है ना, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। एक महानदी डेल्टा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गोदावरी रिवर का डेल्टा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गोदावरी डेल्टा जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोकली जो है इसको बोला जाता है ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एंड नीचे कृष्णा डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा, कावेरी डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। इन बहुत सारे आपको डेल्टा देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 500 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है ना, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एक तो इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। शेल्फ पे देन सडनली एक पॉइंट आएगा जिसकी वजह से वो स्लोप जो लैंड का हिस्सा है ओशन के नीचे का, वो सडनली एक स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी स्लोप को आप कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ईस्टर्न घाट है, एक तो यहाँ पे इतने सारे डेल्टास का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ब्रॉड है, करीब 500 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है देन दी वेस्टर्न घाट्स, जबकि वेस्टर्न घाट से करीब 350 तक का रहता है। ये घाट्स बन गया। इसी वजह से आपको पोर्ट्स में जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कम दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यही कारण है क्योंकि यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो नैरोअर है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट, जिससे बड़ी बड़ी शिप्स जो है उनको अंदर आने में काफ़ी आसानी होती है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको ज़्यादा पोर्ट्स इसीलिए देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 13, कंसीडर द ऑफशोर आइलैंड्स ऑफ इंडिया। How many of the above pairs are correctly matched? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2। सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही हमारे करेक्ट हैं। कौन कौन से हैं वो दो? सबसे पहले जाओ अडंडा आइलैंड में, ये है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। जो व्हीलर आइलैंड है ये माउथ ऑफ गंगा के पास नहीं है। हम सीधे मैप में चलते हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले अडंडा आइलैंड देखिए, ये रहा अडंडा आइलैंड, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ नीचे पर है लक्षद्वीप सी। दूसरे यहाँ देखिए रामेश्वरम वाले आइलैंड, इसी को ही पम्बान आइलैंड बोलते हैं, जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तमिलनाडु कोस्ट के पास में है। इसे ही फेमसली रामेश्वरम आइलैंड बोला जाता है।
इसके बाद यहाँ देखिए ये है श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, ये करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये है व्हीलर आइलैंड, ये आपको उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ढामरा रिवर जो होती है, ये ब्राह्मणी एंड बैतारणी रिवर जो होती है उसके कॉन्फ्रेंस के बाद बनती है ये ढामरा रिवर, है ना, उसके माउथ पे ये बना हुआ व्हीलर आइलैंड। इसका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, अब इसका जो है डॉक्टर APJ कलाम जो है इस आइलैंड का नाम हो चुका है। इसको ऐड करने का यही कारण था क्योंकि DRDO जो है अपनी मिसाइल्स टेस्ट करता है, मोस्टली उड़ीसा के ही कोस्ट में करता है, और ये आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसी में। Question 14. Consider the following statements. First, Narcondam Island is dormant volcano of India. Second, Ross Island is the smallest island of Andaman Islands. And third, Shahid Dweep is the largest island of Nicobar Islands. How many of the above statements are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। सिर्फ 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, वो है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग है। मैं बताती हूँ, शहीद द्वीप आइलैंड जो है ये निकोबार आइलैंड्स में नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही है। इसका पुराना नाम जो था वो था नील आइलैंड्स, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में चलते हैं। नारकोंडम आइलैंड इज डॉर्मेंट वोल्केनो ऑफ इंडिया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ देखिए ये रहा नारकोंडम आइलैंड, ये नॉर्थ अंडमान के नियर है। यहाँ पर आपको कोको चैनल भी दिख रहा होगा। ये जो नारकोंडम आइलैंड है ये इंडिया का इकलौता डॉर्मेंट वोल्केनो है। डॉर्मेंट से आप क्या समझते हैं कि फिलहाल वो इनएक्टिव है, अभी वो नहीं फट रहा है, लेकिन फ्यूचर में उसके इरप्ट होने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसे डॉर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं। तो वो है हमारा ये नारकोंडम आइलैंड। एंड ये जो बैरन आइलैंड देख रहे हैं ना, ये एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का इकलौता। यहाँ देखिए जो अभी हमने बात करी थी नील आइलैंड के बारे में, जो अब शहीद द्वीप हो गया, ये आपको साउथ अंडमान के नियर मिलेगा। उसके ऊपर है हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप, ठीक है। यहाँ पे उसकी कैपिटल भी अंडमान निकोबार की नॉर्थ ब्लेयर। यहाँ देखिए लास्ट हमने पढ़ा था डंकन पैसेज, जो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। एंड ये रहा रॉस आइलैंड, जो कि अंडमान का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है, जिसका अब नाम क्या हो चुका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। क्वेश्चन 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and Lakshadweep Islands. First, Lakshadweep Islands are built of corals. Second, southernmost point of India is located in Minicoy Island. Third, recently a world record of unfurling the Indian flag below the Sea of Andaman took place at Subhash Chandra Bose Island. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 ओनली। सिर्फ पहला स्टेटमेंट बस हमारा करेक्ट है। लक्षद्वीप जो है कोरल से मिलकर बना हुआ है। हम ये कोरल्स होते क्या है, सबसे यहाँ पर आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोरल्स होते क्या है। जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब हम कोरल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, आपने नेट पे देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि बहुत ही कलरफुल से जो है प्लांट्स जैसे दिखाई देते हैं अंडर वाटर, एक अंडर वाटर इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं ये। इनको कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टोन है अंडर वाटर पे, तो एक एल्गी होता है, इसको बोलते हैं जूएंथिले। ये जो है सरफेस पे जमा होती है, ठीक है। तो इसको बढ़िया सनलाइट मिल रही है, अपना फूड प्रिपेयर कर रही है। तो ये जो टाइनी कोरल पॉलिप्स होते हैं वो इसी एल्गी की हेल्प लेकर जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके जो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ओशन वाटर में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो है स्केलेटन का फॉर्म देने लगते हैं धीरे धीरे करके। एंड बहुत मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इनको आपस में बढ़िया तरीके का एक रीफ स्ट्रक्चर बनाने में। पूरा जब ये तैयार हो जाता है तो एकदम ये कलरफुल दिखाई देता है। यहाँ पर एक चीज नोटेबल है कि जूएंथिली एंड जो कोरल पॉलिप्स होते हैं इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। हो सकता है आप में से काफी जो न्यू अभी एस्पिरेंट्स होंगे तो उन्होंने ये वर्ड नहीं सुना होगा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना आपस में म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि वो दोनों मिलकर साथ में सरवाइव कर सके, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, ये स्टोन है, स्टोन के ऊपर जो है एल्गी है। आपको पता है वो वाटर में कौन रहता है, फिश रहती है, तरह तरह की फिश। सभी क्या खाती है, ये एल्गी ही खाते हैं ना ये लोग।
अब इस एल्गी को चाहिए भैया प्रोटेक्शन की, ताकि इसे कोई भी एनिमल जो है, कोई भी मैमल जो है ना खा पाए। तो यही इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? कोरल्स, क्योंकि ये कोरल जो है इसके ऊपर ही जो है बनते हैं, उसको एक शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। एंड जो कोरल्स हैं इनको चाहिए एनर्जी ग्रो करने के लिए, फूड चाहिए, तो वो इनको जूएंथली प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि उसको सनलाइट मिलती है, वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, शुगर्स प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, एंड 90% तक की एनर्जी जो है वो अपनी डायरेक्टली कोरल को वो दे देता है। तो इस तरीके से कोरल भी सर्वाइव कर पाता है एंड एल्गी भी सेफ रहती है और वो भी आराम से सर्वाइव कर पाती है। एक चीज और बता दूं कि कोरल्स को जो है ना रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ का जो अंडर वाटर इको सिस्टम होता है बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो मिनिकॉय आइलैंड में, गलत स्टेटमेंट है। जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए, ये जो ग्रेट निकोबार है ना इसके पास है ये हमारा इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर हम सिर्फ इंडिया मेनलैंड की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? केप कोमोरन। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु के पास पे ये वाला पॉइंट, सिर्फ इंडिया मेनलैंड की। और अगर हम ओवरऑल ऑल इंडिया की बात करें तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी से इन पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। एंड तीसरा स्टेटमेंट, ये जानबूझ के मैंने ऐड किया ताकि आप करंट में जो ये न्यूज़ थी उससे भी आप रिलेट कर पाए इसको। अभी हाल ही में इंडिया के जो सी डाइवर्स थे अंडमान आइलैंड्स में सी के अंदर जाकर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो है वो अनफर्ल्ड किया था। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। करीब मई 2 को ये इंसिडेंट हुआ है और ये सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में नहीं हुआ है, ये शहीद द्वीप आइलैंड में हुआ है ना। क्वेश्चन 16 लगता है टाइपिंग एरर हो गई अगेन। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है अबाउट प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। शिलोंग प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ गैरो हिल्स, खासी हिल्स एंड मिकिर हिल्स। Malwa Plateau is a type of rolling plateau and dissected by rivers. And third, Telangana Plateau is an extension of Deccan Plateau. How many of the above statements are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली टू। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि मालवा प्लेट्यू एक तरीके का रोलिंग प्लेट्यू है और रिवर से डायसेक्टेड है। तो ये हमको पता है रिवर से डायसेक्टेड है। अभी रुकिए, ये रहा मालवा प्लेट्यू। यहाँ देखिए, ये जो मालवा प्लेट्यू है ना, यहाँ से आप देखिए बहुत सारी रिवर्स निकली हुई है, चंबल है, सिंध, बेतवा, केन। तो एक तरीके से जो है डायसेक्टेड है ये रिवर से, है ना। तो वो स्टेटमेंट हमारा सही है। एंड एक तरीके रोलिंग प्लेट्यू, रोलिंग प्लेट्यू से आप क्या समझते हैं? ये काफ़ी हाई एलिवेटेड प्लेट्यूज होते हैं जिनमें हिल्स भी होती है लेकिन वो राउंडेड शेप की हिल्स होती हैं। एंड जो ये मालवा प्लेट्यू है इसकी करीब जो एलिवेशन इस 500 से 600 मीटर्स का है ये एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पे 1 भी होना था, 1 भी करेक्ट है कि शिलोंग प्लेट्यू में गैरो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आपके होते हैं एंड मिकिर हिल्स जो है वो उसका एक्सटेंशन होता है। एकदम करेक्ट है। मालवा प्लेट्यू की भी हमने बात कर ली। ये देखिए नर्मदा रिवर बह रही है, ये यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एंड ये यहाँ पर है तेलंगाना प्लेट्यू। तो इसका एक्सटेंशन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बल्कि ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है ना, इसका याद रखिएगा, इसकी जो सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन है ना, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, एक गलत होता है फिर फ्लो में सारे गलत हो जाते हैं। देखिए 17 नंबर का है ये। Consider the following statements. First, Upper Gangetic Plain lies between Ganga and Ramganga rivers and called as Rohilkhand. Second, Mid Gangetic Plain lies between Gandhak, Koshi rivers in south of Ganga and west of Son river. And third, Lower Gangetic Plain is known as Barids. How many of the above statements are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मैप से समझिए, ये है रोहेलखंड प्लेन, ये है अवध प्लेन, ये है मिथिला, ये है मगध। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है, यहाँ पर है बारिड्स। अब स्टेटमेंट देखिएगा, जो अपर गंगेटिक प्लेन था जैसे अभी हमने देखा, बिटवीन वहाँ पर है गंगा एंड रामगंगा रिवर्स, उसको आप बोलते हैं रोहेलखंड। ठीक है, उसके नीचे आएंगे थोड़ा साउथ में तो वहाँ पे आपको मिड गंगेटिक प्लेन मिलेगा। यहाँ पर आप किन रिवर्स के बीच में होगा? ये होगा गंडक कोशी रिवर एंड साउथ ऑफ गंगा एंड वेस्ट ऑफ सोन रिवर, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला। एंड जो लोअर गंगेटिक प्लेन अभी मैंने बताया वो क्या है? बारिद बोलते हैं उसको। ये आपकी कौन सी रिवर आ जाएगी? यहाँ पे आपकी आ जाएगी कोशी महानंदा रिवर। क्वेश्चन 18, मैच द फॉलोइंग पासेस और ला टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
लीपू लेक जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, प्लस ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है बिटवीन चाइना, इंडिया, नेपाल। चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत बोलना चाहिए मुझे। पारपिक जो है ये लद्दाख में है। बॉमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है एंड जीलिपला जो है वो सिक्किम में है। यहाँ देखिए ये रहे हमारे मेजर माउंटेन पासेस। ये रहा पारपिकला लद्दाख में है, यहाँ पर मेंशन नहीं, यहाँ पर है आपका लीपू लेखला। ठीक है, ये रहा आपका जीलिपला, तो ये तो मेंशन है, और ये रहा बॉमडिला। ठीक है, वीडियो अब ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, वीडियो को पॉज करके सभी को अच्छे से रिवाइज। ये थे हमारे सभी टॉपिक, और जो हमारा वीडियो टॉपिक रहने वाला नेक्स्ट के लिए वो है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।